दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय एक ज्योतिषी हूँ। मेरा इस चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आजकल मैं होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हॉरोस्कोप इंटरप्रिटेशन पे बात कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। उसी श्रृंखला की एक अगली कड़ी मैं कहाँ से बता रहा हूँ, मैं कहाँ से चर्चा कर रहा हूँ, आपको पता है। यह हिमालय की एक पहाड़ी है, एक छोटा सा गांव है। उस गांव में कुछ दिनों से हम निवास कर रहे हैं। उसकी ही एक पतली सी सड़क है, उस पर बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा क्या करने वाले हैं? हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली विश्लेषण के क्रम में भावों का विश्लेषण कैसे किया जाए। भाव मतलब हाउसेस, हाउसेस मतलब जो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है। एक का मतलब मेष हुआ, दूसरे का मतलब वृष, तीसरे का मिथुन, चौथे का कर्क, पांचवें का सिंह, छठे का कन्या, सातवें का तुला, ऐसे करके होता है। जो पहला भाव होता है उसे हम लग्न कहते हैं, लग्न। दूसरा भाव धन का, तीसरा भाव पराक्रम का, चौथा भाव माता का, सुख का, वाहन का, पांचवा भाव संतान का, पूर्वजन्म का, शिक्षा का, छठा भाव रोग का, शत्रु का, प्रतिद्वंदियों का, कानून का और संघर्ष का, रोग का, शत्रु का। सातवां भाव पत्नी का भाव होता है, इसको दारा भाव भी कहते हैं। यह पार्टनर का भी भाव होता है। बिजनेस में कोई पार्टनरशिप में काम चलते हो, वहाँ पार्टनरशिप से देखा जाए तो सातवां भाव न केवल पत्नी का भी होता है बल्कि यह पार्टनर का भी होता है। आठवां भाव को पाताल भाव कहते हैं, मृत्यु भाव भी कहते हैं। यह रहस्य का भाव भी है। यह कुछ अंदरूनी वैसी क्षमताओं का भाव है जिसे आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता। 9th हाउस जो होता है वह हाउस भाग्य का है, भाग्य भाव है। भाग्य भाव के बाद का जो भाव है 10वां भाव, उसे आजीविका का भाव भी कहते हैं, उसे पिता का भाव भी कहते हैं, उसे नौकरी का भाव भी कहते हैं, उसे राज्य सत्ता का भी भाव कहते हैं, उसे राज्य का भी भाव कहते हैं। अगला जो 11वां भाव होता है वह भाव को हम आय भाव कहते हैं। आय भाव का मतलब क्या? आय भाव का मतलब यह कि आजीविका के माध्यम से जो आय होती है वह कैसे होगी। दूसरा भाव देखिए धन का होता है। धन आपको जन्म से, परंपरा से, पैतृक संपदा के आधार पर मिल सकती है, लेकिन आय जो आप आजीविका करेंगे, जो आप काम करेंगे, उससे जो पैसे की प्राप्ति होगी वह आय का भाव होगा। 11वां भाव इसीलिए आय का भाव होता है। आय और धन भाव में जो फर्क आपको हमने बताया वही फर्क है। आय आप जो कमाते हैं, आपके पास पैसे जहाँ से, और बाकी धन संपदा जो आपको जिस तरह से मिली है वह धन हुआ। 12वां भाव को व्यय भाव कहते हैं। व्यय भाव का अभिप्राय क्या? खर्चा, एक्सपेंडिचर। यह बेड हाउस भी कहते हैं, इसे विदेश का घर भी कहते हैं। तो 12 भाव हो गए जो जीवन के विभिन्न आयामों को, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को, जीवन के विभिन्न स्तरों को प्रकट करते हैं। आपको जीवन के किन आयामों को देखना है, किस क्षेत्र का भविष्यफल देखना है, किस चीज़ की चर्चा करनी है, उसका भविष्य फल जानना है, उसके लिए आपको उन भावों पर और उनके भावोपति पर और वह कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, इसकी चर्चा करनी होगी, इसको देखना होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक काल पुरुष की कुंडली जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, वह उसके माध्यम से मैं भाव पर विचार कैसे किए इसे बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ। विषय तो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, इसको संक्षेप में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए जो सामने कुंडली आपकी है, मेष लग्न की कुंडली, जिसमें 10वां भाव को आजीविका, नौकरी, राज्य भाव करेंगे। मान लीजिए नौकरी का भाव देखना है कि इनकी नौकरी कैसे होगी। इस कुंडली में देखिए मंगल और राहु चतुर्थ भाव में है,
7वें घर में सूर्य है, बुध है, 8वें में शुक्र है और 10वें भाव में शनि है, केतु है और चंद्रमा है। शनि कैसा है? शनि स्वग्रही है। स्वग्रही शनि इस कुंडली में सस नामक योग बना रहा है। 10वें भाव में जब मजबूत शनि हो जाए तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी कर सकता है। आप जानते हैं शनि नौकरी का भी प्रतीक है, इसे नौकर का प्रतिनिधि ग्रह भी कहते हैं। जब वह उच्च का हो जाए या स्वग्रही हो या मूल त्रिकोण में हो, 10वें भाव में हो, तो वैसा व्यक्ति नौकरी करता है, उसको दंड देने का अधिकार होता है। वह राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में एक बड़ा ऑफिसर हो सकता है। सेवानिवृत्ति तक आते आते वह बहुत बड़े पद पर पहुंच सकता है। इसको देखने का और कई कारण हैं। जैसे हम केवल यही नहीं देखें कि 10वें भाव का जो स्वामी है वह शनि है और शनि अच्छा है इसलिए ऐसा हो, नहीं। आप देखिए ऐसा कि नवमांश में जो 10वें भाव है, क्या वह किसी भी तरीके से सूर्य से प्रभावित है? क्या वहाँ सूर्य बैठा है? क्या वहाँ उच्च का सूर्य बैठा है? क्या वहाँ बृहस्पति के घर में सूर्य बैठा है? हाँ, इस कुंडली में भी नवमांश में 10वें भाव में सूर्य बैठा है। यह भी सरकारी नौकरी और बड़े पद का द्योतक है, तो जातक को इस तरह का बड़ा पद मिल सकता है। दूसरी बात देखिए, यदि आपको यह देखना हो कि इस व्यक्ति को सुख प्राप्त हो सकता है या नहीं, सुख कहाँ से देखते हैं हम? सुख हम चतुर्थ घर से देखते हैं। चौथे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? चौथे भाव में मंगल और राहु बैठा है। मंगल क्या है? लग्नेश है। मंगल कैसा ये बैठा है? मंगल नीच का होकर बैठा है। अब देखिए, सुख भाव में राहु भी है, मंगल भी है, अंगारक योग भी बन रहा है, शनि की दृष्टि भी है। इस जातक को सब चीज़ प्राप्त होने के बावजूद भी एक विशेष तरह की मानसिक छटपटाहट, एक मानसिक बौखलाहट, एक मानसिक उग्रता लगातार अनवरत निरंतर बनी रहेगी। क्यों? वह इसलिए कि 4th हाउस जिसका स्वामी चंद्रमा है वह मंगल और राहु से प्रभावित है। शनि की भी उस पर दृष्टि है। और तो और इनकी कुंडली में आप ये देखिए कि शनि और चंद्रमा साथ साथ है। जब कभी भी किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा साथ साथ हो जाते हैं तो एक विष नामक योग होता है। यह कठिन योग है। कहते हैं कि ऐसे लोगों की शनि की 7.5 कभी समाप्ति ही नहीं होती, वह अनवरत जारी रहती है। क्यों? क्योंकि शनि और चंद्रमा हमेशा साथ में रहते हैं। ऐसे लोगों में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी एक मानसिक रिक्तता, एक मानसिक खालीपन, एक मानसिक बौखलाहट, एक मानसिक छटपटाहट लगातार अनवरत निरंतर बनी रहती है। अब आप पूछेंगे, मान लीजिए कोई ऐसा जातक पूछता है कि भाई मेरे संतान भाव के बारे में बताइए। मैंने आपको भी क्या बतलाया? मैंने कहा कि 5वां भाव संतान का भाव होता है। तो इस कुंडली में देख लीजिए, 5वां भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। कहाँ बैठा है? नीच का। कहाँ बैठा है? 7वें घर में। तो ऐसे जातक के संतान जरूर होंगे, लेकिन उनको संतानों से बहुत सुख मिलता हुआ मुझे नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि 5वें भाव का जो स्वामी है सूर्य, वह नीच का होकर बैठा है। एक थोड़ा सुधार दिखता है यहाँ कि ये जो सूर्य है वह बृहस्पति से भी पूर्ण रूपेण दृष्ट है। वह शनि, स्वग्रही शनि से भी पूर्ण रूपेण दृष्ट है। वह बुध के साथ बुधादित्य योग भी बना रहा है। इस कारण से एकदम ही सुख नहीं मिलेगा संतानों से, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत सुख मिल सकता है, वह संतानों से अपमानित हो सकता है। कुंडली में ऐसे विचार मुझे दिखते हैं। इसी तरह से पत्नी, शादी, विवाह का विचार 7वें भाव से किया जा सकता है। तो भाव विचार करने का यह तरीका है। भाव विचार में हम नक्षत्रों का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। जैसे कोई भाव देखना हो आपको, तो आप देखिए कि चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का
स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा है, उसके बाद उस नक्षत्र के गुण अवगुण के आधार पे हम भाव का विचार कर सकते हैं। भाव के विचार करने की और भी ढेर सारी पद्धति है। एक केपी पद्धति है और एक पद्धति वह है जिसमें हम उस भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में है, वह उसका स्वामी जिस नक्षत्र में है, उसे शरीर और जीव नक्षत्र के बांटकर भी भाव विचार करने की एक परिकल्पना है, एक पद्धति है, एक रीति है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हमने क्या बात की? हमने बात की कि किसी के जन्म कुंडली में जो अलग अलग तरह के भाव होते हैं, जो जीवन के अलग अलग क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, उसके विषय में चर्चा ज्योतिष के माध्यम से कैसे की जाए, उसका भविष्य कथन कैसे किया जाए। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो क्या करना है यह कहने की ज़रूरत नहीं है। आप मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए और मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। आप